आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये दिन भर है। आज तारीख है 5 अक्टूबर और मैं हूं अमन गुप्ता। हाथरस मामले में राजनीति गर्मा गई है। पीड़िता के परिजनों को ढांढस बंधाने सियासी हलकों के लोग भी आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने खुलासा किया है कि एक वेबसाइट ने इस मामले में जातीय हिंसा को बढ़ाने का काम किया है। इस वेबसाइट में ऐसी क्या बातें लिखी थीं और क्या है इसके डोमेन प्रोवाइडर से जुड़ी खास बातें बताएंगे। और रेप के मामले में आए एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात होगी और जानेंगे कि इस लिस्ट में टॉप राज्य राजस्थान में क्यों बढ़ी हैं ये घटनाएं। इसके अलावा दूसरे टॉप राज्य उत्तर प्रदेश के जिलेवार आंकड़ों पर भी डालेंगे नजर। साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में चल रही कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा कहां तक पहुंची और राहुल गांधी ने आज यहां क्या कहा, आगे किसानों की क्या रणनीति है और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आने से क्या मोड़ लेगी पंजाब की राजनीति, जानेंगे। लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हॉगटन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मलिक की पत्नी ने कहा कि उनके पति की हत्या राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान सीबीआई को 50 लाख रुपए का कैश मिला है। इस कैश को लेकर अभी पूछताछ जारी है। हाथरस गैंगरेप केस को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जातीय हिंसा फैलाने की नीयत से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश में रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाथरस मामले के बाद अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई। पीड़िता का आरोप है कि आदिवासी ग्राम पुनौर में गांव के दबंगों ने घर से उसे उठा लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। एम्स की 7 डॉक्टर्स की टीम ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या करने से ही हुई है। ऐसे में इसमें मर्डर जैसी कोई बात नहीं है। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 74,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 903 लोगों की मौत हुई। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी दर 84% से ज्यादा है। हेडलाइन से आपको जरूरी खबरें पता चल ही गई होंगी। अब एनालिसिस की बारी है। तो शाम के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन गुप्ता है। हाथरस में हुए बलात्कार के मुद्दे में अब सियासी रंग गाढ़ा घुल चुका है। पीड़ित परिवार के यहाँ राजनेताओं का आना जाना लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर के साथ 10 लोगों को परिवार से मिलने दिया। हालांकि यूपी पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी चीफ सहित 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188 और 144 के तहत केस दर्ज किया है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक राखी बिड़लान भी इधर पहुंचे। यहां उन पर स्याही फेंक दी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे। पुलिस को कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जो आए दिन यहां बात बात पर हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं और एसआईटी की ओर से जांच चल ही रही है। इस बीच एक सनसनीखेज दावा यूपी सरकार ने किया है। दावा है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिस प्रकार की प्रदेश में हिंसा की गई थी, उसी तरह की परिस्थिति हाथरस मसले के बाद प्रदेश में पैदा करने की साजिश रची गई है और इसके लिए एक वेबसाइट का सहारा लिया गया। इस वेबसाइट का एड्रेस है justiceforhathrasvictim.card.co। कार्ड यानी CARRD.co। और इस वेबसाइट को तैयार करने में CAA उपद्रव के दौरान हिंसा में शामिल रहे PFI और SDPI जैसे संगठनों के हाथ होने की आशंका जाहिर की गई है।
हालांकि सरकार को इस बारे में जैसे ही भनक लगी तो ये वेबसाइट रातों रात बंद हो गई। इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर हैं अंकित कुमार। इन्होंने इस वेबसाइट के आर्काइव्ड पेजेस का अध्ययन किया है और इस वेबसाइट के डोमेन carrd.co को लेकर तमाम जानकारी इकट्ठा की है। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि इस वेबसाइट में ऐसी क्या जानकारी थी जिसे लेकर आपत्ति है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बयान जारी किया गया है और जो उस वेबसाइट के जो आर्काइव पेजेस जारी किए गए हैं, उनमें जो हमने जो उनको देखा है उसके मुताबिक कुछ चीजें हैं जिनको देख के सच में ऐसी चिंता जाहिर होती है कि कहीं सच में इन वेबसाइट के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रोटेस्टर्स के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि आप अगर किसी प्रोटेस्ट के वेन्यू पे जाएं तो क्या करें और क्या ना करें। उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के ऐसा लगता है कि वो रॉयट भड़काने ही जा रहे थे। जैसे एक जगह ऐसा लिखा है कि आपको उस जगह के बारे में रिसर्च करनी चाहिए जहां आप रॉयट करने जा रहे हैं, यानी जहां दंगा भड़काने जा रहे हैं। कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस तरह के कपड़े पहने, नकाब पहने, क्या करें क्या ना करें, सोशल मीडिया पे तस्वीर ना डालें जिससे आपको पकड़े जाने का खतरा होगा। इसके अलावा अरेस्ट से कैसे बचें, छूटने की जगह आप पहले से कैसे तय करें। इस तरह की गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं उनमें उस वेबसाइट पे पब्लिश हुआ ऐसा दिख रहा है। आज के डेट में वो वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट तौर पे ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि सच में उस वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ था। अंकित जी, इस वेबसाइट का डोमेन प्रोवाइडर बहुत अलग है और हम में से कईयों ने इसके बारे में पहली बार सुना होगा, मैंने ही सुना है। मुझे बताइए कि इसमें ऐसा क्या खास है और क्या सरकार इसके जरिए वेबसाइट डेवलपर तक पहुंच सकती है? देखिए, आमतौर पे इस तरह के केसेस में क्या होता है कि सरकार के लिए थोड़ा आसान होता है उन तक पहुंचना, क्योंकि आप किसी वेबसाइट के उस डोमेन तक पहुंचते हैं जहां पे वो वेबसाइट रजिस्टर होता है और आमतौर पे जो डोमेन का एडमिन होता है वो बता देता है कि ये वेबसाइट किसने रजिस्टर कराया था। इससे सरकार के लिए बड़ा आसान होता है ये पता करना कि आखिर वो रजिस्टर किसने कराया था। इस केस में मामला थोड़ा अलग है। इस केस में हुआ दरअसल ये है कि एक स्टैंड अलोन वेबसाइट के बजाय एक ऐसी सर्विस का उपयोग किया गया है जो जहां पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक सर्विस होती है जो अमेरिका से चलती है, उसका नाम है CARRD यानी कार्ड। ये सर्विस छोटे वेबसाइट, एक पन्ना का वेबसाइट बनाने की जो फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अपने यूजर्स को देती है। अब इस वेबसाइट में सबसे खास बात ये होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी जानकारी दिए हुए एक पन्ने का एक वेब पेज बना सकता है। और अभी अगर हम देखें तो इस केस में, हाथरस के केस में ऐसी ही वेबसाइट का उपयोग हुआ है। तो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो एक पन्ने का वेबसाइट किसने बनाया है। ये पता करने के लिए हमने क्रेड के जो संस्थापक हैं, हालांकि इसमें एक और खास बात है कि जो क्रेड के संस्थापक हैं वो अपना नाम तक नहीं बताते हैं। वो एक छद्म नाम जो एजे है, एजे के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने सुबह उनसे बात की, हमने पूछा कि क्या आपके पास इस बात की जानकारी है कि हाथरस के नाम पे जो वेबसाइट बनी हुई है और भारत में उस पर जांच शुरू हो गई है, ये किसने बनाया था। तो एजे ने हमें ये बताया कि चूंकि इस वेबसाइट के बारे में पहले ही एक कंप्लेन आ चुकी थी कि इसमें ऐसे कंटेंट है जो उनकी पॉलिसी के विपरीत है, तो उस कंटेंट को डिलीट किया जा चुका है और इसलिए उनके पास भी इस वेबसाइट को, यानी जो हाथरस वाली वेबसाइट है, बनाने वाले का नाम पता ब्यौरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही ये आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन ये साबित करना और उन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये वेबसाइट शुरू किसने की। जी अंकित, आपने जैसा बताया इस हिसाब से तो लगता है कि सरकार के लिए तह तक जा पाना बड़ा टेढ़ी खीर होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर इस डोमेन को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था और क्या इस पर बनाई गई वेबसाइट पहले भी आंदोलनों को भड़काने का काम करती रही हैं? देखिए, ये सर्विस शुरू हुई थी 2016 में कार्ड की। उस समय इसका पर्पस था, जो विजय ने बताया हमें, कि हमने तो बस एक सर्विस शुरू की थी, कोई भी अपना एक पन्ने का वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता है, उसे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के एक वेबसाइट बनाने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अभी इस साल के शुरू में जब आपने देखा कि अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, उस समय ये जो सर्विस है वो चर्चा में आ गया, क्योंकि जितने भी अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए वो सब के सब इसी वेबसाइट के कहीं ना कहीं इसी वेबसाइट का उपयोग करते हुए जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे
वो इसी वेबसाइट्स को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उन लोगों ने यूज किया, चाहे वो फंड इकट्ठा करना हो, चाहे वो प्लानिंग करनी हो। हालांकि अब ये अलग बात का विषय है कि क्या ये सही था या गलत था, क्योंकि सिविल राइट्स मुद्दों के लिए प्रदर्शन करना कोई हर समय गलत बात नहीं होती है। तो एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, थिन लाइन है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इस तरह से हमने हांगकांग में देखा। हांगकांग में जैसा आपको पता होगा कि वहां पे प्रो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के समर्थन में जो रैलियां और प्रदर्शन निकलते थे, उन लोगों ने इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करके अपने जो प्रोटेस्ट थे वो ऑर्गेनाइज किए। तो एक्टिविस्ट लोगों के द्वारा, जो सिविल राइट्स ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट ये आज पिछले कुछ महीनों से ये वेबसाइट दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों, चाहे वो एनवायरमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो सिविल राइट्स का मुद्दा हो, दुनिया भर में जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कुछ लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग इस प्रदर्शन के दौरान क्या हिंसा भड़काने के लिए भी किया। ये एक जांच का विषय है। लेकिन चूंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है, इस वेबसाइट का तकनीकी जानकारियां, तकनीकी जो इसका ओवरऑल जो लुकआउट है वो ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल होगा इस केस में उन लोगों तक पहुंचना जिन लोगों ने इस पेज का निर्माण किया था। ये थे इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर अंकित कुमार। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश में आए दिन सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं अपने आप में इस बात की तस्दीक करती हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कितना बढ़ गया है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि भारत में जो रेप के केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें यह बात शामिल है कि बहुत सारे केस रजिस्टर ही नहीं होते। तो जो केस रजिस्टर हुए हैं, उनके आधार पर जिन प्रदेशों की हालत सबसे खराब है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली। कुल केसेस में से 2/3 से ज्यादा केस इन्हीं 10 प्रदेशों से आते हैं। हमारे डेटा जर्नलिस्ट हैं दीपू राय। उन्होंने आज देश में जिलों के हिसाब से एक स्टडी की है कि देश के किन जिलों में रेप के केस ज्यादा रजिस्टर होते हैं। मैंने उनसे बात की। देखिए, सबसे बड़ी बात की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी सामने आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान और मुंबई, भरतपुर और अजमेर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट या सिटी कह लीजिए, इनकी नंबर्स बहुत ज्यादा है जहाँ पे कि रिपोर्टेड रेप केसेस दिखते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो केरल का भी एक सिटी है एर्नाकुलम, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं उनके नंबर्स सामने आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बीकानेर या बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इंडिया के जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पे सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं रेप केसेस। तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप पैटर्न देखें तो राजस्थान एकदम से प्रोमिनेंट स्टेट है। और वैसे भी 2019 का जो एनसीआरबी का डेटा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसके डेटा को देखने के बाद साफ लगता है कि राजस्थान में रेप के केसेस लगातार बढ़ते गए हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी वजह इसकी ये मानी जा रही है कि खासतौर से जो फ्यूडल कैरेक्टर के स्टेट हैं, वहां पे ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर केरल, जो जहाँ पे कि 295% के आसपास अगर एक डिकेड में देखा जाए तो रेप केसेस बढ़े हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, बताई जाती है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो जो रिपोर्टिंग का पैटर्न है, यानी रिपोर्ट करने की जो लिबर्टी है कि कोई भी सामान्य आदमी जा करके, कोई महिला उसको रिपोर्ट कर सकती है केरल में या बाकी इस तरह की जगहों पे। लेकिन बावजूद इसके, अगर इतने फ्रीडम के बावजूद ये केसेस बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी बढ़ रहे हैं, तो रिपोर्टिंग तो ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। केरल के एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट, एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम में काफी ज्यादा केसेस मिले हैं रिलेटिवली। अगर टॉप 20 की अगर बात करें तो उसमें आपके मुर्शिदाबाद भी आएगा, वेस्ट बंगाल का, और उसके बाद हैदराबाद भी है। फिर बाड़मेर फिर से राजस्थान देखिए आ जा रहा है 20 पोजीशन में। इंदौर है मध्य प्रदेश का, और प्रतापगढ़ फिर से राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट वहाँ का, गुरुग्राम, एनसीआर में गुरुग्राम जो है करीब 27th पोजीशन पर दिख रहा है। लेकिन हरिद्वार भी है उसमें टॉप 30 में अगर देखें तो।
दीपू जी, प्रदेशों को लेकर आपने एक एनालिसिस किया था, अब देश के जिलों को लेकर किया है। क्या ये डेटा उसी ओर इशारा करता है? प्रदेशों के मामले में वही स्थिति है? सबसे बुरी हालत क्या उन्हीं प्रदेशों की है? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर तो राजस्थान के हैं। ऑलमोस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट, एक तरह से कहा जाए कि टॉप 35 की अगर लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट आपके उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर, अलवर, गंगानगर, अजमेर, ये सारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। भरतपुर, कोटा, हनुमानगढ़, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट ये बताते हैं कि वाकई राजस्थान में ज्यादा सिचुएशन खराब है या फिर रिपोर्ट करने की फैसिलिटी ज्यादा है। लेकिन अब चूंकि एनसीआरबी के डेटा को लेकर बार बार ये क्वेश्चन होती है, ये वही डेटा होते हैं जिसको कि आप पुलिस में रिपोर्ट की गए केस हैं। लेकिन राजस्थान में इतना नंबर्स में केसेस होना अपने आप में काफी चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं तो टॉप 20 का अगर देखें तो 90% डिस्ट्रिक्ट आपके राजस्थान के हैं। अभी दीपू जी, उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना की वजह से चर्चा में है, उसकी बहुत बात हो रही है, तो वहां के जिलों की क्या स्थिति है? यूपी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सरप्राइजिंगली इस टॉप 20 में तो नहीं आता है, लेकिन उसके बाद बहुत नीचे अगर देखा जाए तो इसमें गाजियाबाद है, प्रयागराज है यानी इलाहाबाद, जहाँ पे कि रेप केसेस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहे हैं। लखनऊ भी है जहाँ पे कि 100 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और नोएडा आपका 99 केसेस वहाँ पे रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए। तो लेकिन ये सब कोई 75 है पोजीशन पे, तो कोई 74 पोजीशन पे है, तो इस लेवल पर है। लेकिन टॉप 20 में अगर आप देखें तो यूपी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सामने नहीं आ रहा है इसमें, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप रैंकिंग करते हैं तो। ये थे इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। और अब इस लिस्ट में टॉप राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ 2019 में आंकड़ा 6000 को छूने में 3 मामले कम रह गया, यानी 5997 मामले सामने आए। और 2009 से रिपोर्ट हुए रेप केसों की संख्या में ये 295% की बढ़ोतरी है। यहाँ इतने ज़्यादा मामले आने के पीछे का कारण जानने के लिए मैंने बात की इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीमेंस रिसर्च एशिया में सीनियर एनालिस्ट हेमलता वर्मा से। हेमलता लंबे समय से राजस्थान में महिला शिक्षा और अधिकारों के मसले पर काम कर रही हैं। मैं इसके अंदर कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, जो डेटा है वो प्रत्यक्ष रूप से एकदम स्पष्ट है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं पुलिस थाने में, एनसीआरबी का डेटा वहां से आता है। तो ये है जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस। हमें साथ में ये भी देखना होगा जो पूरा संदर्भ है हमारे देश के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या कहीं भी विश्व में जहां पर पितृसत्तात्मक समाज है, उस संदर्भ में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं महिलाओं के ऊपर, या फिर एक जो जिस डिब्बे में वो बंद है कि महिला है तो इस तरह से होनी चाहिए, वो ज्यादा बोले नहीं, किसी पे आवाज नहीं उठाए, तो वो सारी चीजें क्या है, वो महिला को एक ऐसे उसमें बांध देती हैं, ऐसी कड़ियों में बांध देती हैं कि वो कभी भी जो रोज होने वाला वायलेंस है उनके साथ, रोज होने वाली हिंसा है, जो इमोशनल हिंसा है या फिजिकल है जो शारीरिक रूप से हो रही है, उसको वो इग्नोर करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं कि हम महिलाएं, ये तो हमारे साथ होना ही है। तो जब आपके साथ जो रोज होने वाली हिंसा है आप उसको इग्नोर करते जाते हैं, ये मान के कि महिला है तो हिंसा होगी ही और हमारी गलती होगी, इसीलिए कोई मार रहा है, इसीलिए कोई परेशान कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि आप इतने सुन्न हो जाते हैं दिमागी रूप से जब नॉर्मलाइज करते वायलेंस, तो आप सेक्सुअल वायलेंस को समझ रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपके अंदर वो अकेले में कि एकल जो महिला अगर कोई भी अकेले, वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती है। तो रिपोर्ट करना सबसे पहले, हम जो 2 स्टेप में पीछे ले रही हूँ कि वो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए। दूसरा, जब उसके अंदर हमारे समाज में हम देखते हैं कि रेप एज अ टूल ऑफ पनिशमेंट या वायलेंस अगेंस्ट कुछ कम्युनिटीज भी यूज किया जाता है, इंटर कम्युनिटी वायलेंस में भी, तो वहां पर कास्ट, क्लास, ये सारा चीजें भी प्ले आउट करती है, इस पे भी सवाल उठाना होगा। अब हम आते हैं कि रिपोर्टिंग, अगर ये जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं राजस्थान में, हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसके अंदर ये भी समझना चाहिए कि केसेस की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा महिलाएं और लड़कियां सामने आ रही हैं ये बताने के लिए कि उनके साथ यौनिक हिंसा हो रही है। बिकॉज ये जो फिगर है एनसीआरबी का, जिसके अंदर बताया गया है कि जो क्राइम रेट है पर लाख पॉपुलेशन
110.4, और वो है उन क्राइम्स का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस जो रेप है वो भी आएगा, और आईपीसी के अंडर आने वाले बाकी क्राइम्स भी आएंगे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी आएगा। ये सब कुल मिला के सारे तरीके के जो क्राइम्स हैं उनको मिला के ये सारी रिपोर्टिंग है। ये भी चौंकाने वाली बात है कि अभी जो 2019 का डेटा है उसके अंदर राजस्थान में 49.11%, मतलब करीबन 50% से ये केसेस ऊपर गए हैं। तो अगर ये केसेस ऊपर गए हैं इतने फास्ट, तो इसके डीप डाइव हमें लेना होगा, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा सिर्फ इतना दिखाता है कि कितने केसेस आए, लेकिन वो ये नहीं हमें बताता है कि ऐसा क्या था स्टेट में, क्या सच में क्राइम बढ़ा है या वो सिर्फ रिपोर्टिंग बढ़ी है। अच्छा हेमलता जी, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है यहाँ, और क्या केसेस के रिपोर्ट होने में या ना होने में इसका कोई संबंध है? देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत जरूरी है, और जो लास्ट आपने बात कही उससे शुरू करूंगी। इसके अंदर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसा, मतलब डेटा अभी इंडिया, मतलब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि अगर महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है राजस्थान में तो उसके साथ में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा मैं कोरैबोरेट नहीं कर सकती, लेकिन ये बात है जरूर कि जहां पर जैसे राजस्थान में ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, काफी ज्यादा है। अगर आप नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन देखें राजस्थान में, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नरेगा का वहां से एक तरह से शुरू हुआ। ग्राउंड लेवल पे महिलाओं का जो आंदोलन है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं, उसका वहां पर ग्रास रूट्स रहे हैं। अगर आप देखें कि देश के अंदर जो विशाखा गाइडलाइंस आई सेक्सुअल लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की, वो जो विशाखा जो संस्था है वो राजस्थान में बेस्ड होके उन्होंने ना केवल ये लार्जर लेवल पे की सुप्रीम कोर्ट लेवल पे केस लड़ा, बल्कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ग्रास रूट तक गए। महिला आंदोलन से जुड़े या महिलाएं जो कलेक्टिवाइज होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू अगर हो रही हैं तो भी वहां पर भी केवल कोई सिर्फ स्मॉल सेविंग्स और पैसों का मुद्दा नहीं डिस्कस हो रहा है। अब वहां पे जैसे केरला में भी है, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर सोशल मुद्दे जिसके अंदर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो भी उठ के आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जहां कलेक्टिवाइजेशन हो रहा है महिलाओं का, चाहे वो अर्निंग के लिए या वर्कफोर्स के लिए, उन जगहों में भी इन मुद्दों की चर्चा का स्पेस बना है और महिलाएं वर्कफोर्स में ज्यादा आ रही हैं। एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ा है, हायर एजुकेशन के अंदर में बढ़ा है, खासकर जो टियर 2 सिटी टियर 3 सिटीज हैं, एरियाज हैं, वहां पर वो बढ़ा है। लेकिन इन्हीं जगहों में हम ये भी देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बढ़ा है। तो एक तरफ से महिलाएं बाहर भी आ रही हैं और पुश बैक भी है कि उनको पुश बैक किया जा रहा है कि अगर आप बाहर आएंगे, एक सीमा लांघेंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली जहां पे महिलाएं पुश कर रही हैं बाउंड्रीज को, वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश है जो कि एक पूरे समाज का दायित्व है जिसके अंदर पुरुषों की भी भूमिका है और हमारी स्टेट और इंस्टीट्यूशन की भी भूमिका है। तो हमें ये भी करना होगा कि लॉज एनफोर्स करने के लिए क्या हम पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं उतना, क्या हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को कर रहे हैं, आज भी क्या ये सिस्टम्स महिलाओं को क्राइम रिपोर्ट करने के लिए कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। तो अगर कोई स्टेट्स हैं जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को अच्छे से चला पा रही हैं, वो एक्टिव हैं, वहां पर पुलिस और मेडिकल प्रोफेशनल्स इतने एक्टिव हैं कि उन केसेस में रिस्पॉन्स फास्टर है, तो सर्टेनली उसका मैसेज दूर तक जाता है और ज्यादा महिलाएं रिपोर्ट करती हैं। ये थी महिला शिक्षा और अधिकारों के मसले पर काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता वर्मा। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहा था, गला काट रहे हैं। ये राहुल गांधी है
जो आज पंजाब के भवानीगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचे थे। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा के तहत यहां हाल ही में कानून बने कृषि से जुड़े 3 बिलों के विरोध में कार्यक्रम था। इस दौरान राहुल गांधी ने रोजगार, भ्रष्टाचार और जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक के लिए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की शक्ति को नहीं जानते हैं और किसान अगर एक बार अपनी जिद पर अड़ गए तो वो अपनी बात मनवा कर ही मानेंगे। इस बार भी किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें मैं और मेरी पार्टी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। इस रैली को कवर करने हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल भी पहुंचे थे। मैंने उनसे बात की और पूछा कि कैसी रही आज की रैली और कल से ये कैसे अलग थी। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा की बात करते हैं। ये यात्रा ट्रैक्टरों पे चल रही है। जहां भी राहुल गांधी रैलियां संबोधित कर रहे हैं रैलियों में आए लोगों को, वहां पर ट्रैक्टर तो हमें खूब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की बात करें, श्रोताओं की बात करें, श्रोता नदारद है। कल की बात करते हैं, मोगा में जहां पे उनके पहले दिन की रैली थी, वहां पर जैसे ही राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ, दर्जनों के हिसाब से लोग पंडाल से बाहर आ गए। और हमने लोगों से बातचीत की तो लोग ये कहते सुने गए कि देखिए, एक तो राहुल गांधी के आने का समय सही नहीं था, दूसरे भाषा की बड़ी दिक्कत है, वो हिंदी में बात करते हैं और हमें सिर्फ पंजाबी समझ आती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को सुनने के लिए यहाँ पे आए थे, या फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पंजाब के मसलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा कुछ लोगों ने कहा, चले गए। अब खैर, आज राहुल गांधी की खेती बचाओ रैली का दूसरा दिन था। 2-3 जगहों पे उन्होंने रैलियां संबोधित की, वही हालत था। अभी ताजा कुछ देर पहले उनकी जो रैली समाना में थी, समाना में हमने देखा कि ज्यादातर लोग ट्रैक्टरों पे मटर गश्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और पंडाल खाली पड़ा था, खाली कुर्सियां वहां पे थी। राहुल गांधी के भाषणों की अगर बात करें तो वो वही पिछले 2 दिनों से लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमलावर हैं। और वो जो बड़ा सवाल कर रहे हैं वो यही कि ये जो 3 नए कृषि कानून अभी अस्तित्व में आए हैं, ये कानून न केवल किसानों, खेत मजदूरों, बल्कि आम लोगों, आम ग्राहकों के भी हक में नहीं है और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसके अलावा सीधा सा कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून है वो काले कानून है और उनको जल्दबाजी में पारित किया गया। अच्छा मंजीत, आपने नवजोत की बात की, मुझे याद आया कि कल की रैली में वो भी थे। करीब 14 महीने के बाद उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह से सामना हुआ था। तो अब यहाँ से पंजाब की राजनीति क्या मोड़ लेगी? क्या किसानों के मुद्दे के सहारे वे एक बार फिर कांग्रेस का हिस्सा होंगे? देखिए, जैसे ही अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो टूटा और अकाली दल जैसे ही एनडीए से बाहर आया, वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू की अचानक जो कीमत थी राजनीतिक मायने में वो बढ़ गई। उनको पहले से ही उनकी तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां डोरे डाल रही हैं। सबका यही प्रयास रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक सशक्त सिख चेहरा है, अगर वो हमारे पाले में आ जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है। एक तरफ से कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है अपना पाला बदलते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, और यही सोचकर हाईकमान ने अपने प्रयास तेज किए हैं कि किसी तरह सिद्धू को बनाया जाए। और पार्टी के हाल ही जो जिनके अपॉइंटमेंट हुई है, हरीश रावत, उनको सबसे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलवाया गया और उसके बाद वो तुरंत नवजोत सिंह सिद्धू से 3 दिन पहले मिले। और वहां से आने के बाद उनका बड़ा जबरदस्त बयान था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का भविष्य है और जल्द ही नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं की दूरियां खत्म करने की कोशिश की गई और देखना दिलचस्प होगा कि ये दूरियां सचमुच में खत्म होती हैं या फिर वो बरकरार रहती हैं। जी मंजीत, आपसे अब ये भी जानना चाहता हूं कि पंजाब का आपको क्या मूड लगता है? आगे इस बिल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वहां किसानों की? देखिए, जहां तक इन बिलों को लेकर मूड की बात है, किसान जितने संगठन है या फिर विरोधी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि सत्तर और कांग्रेस भी इस मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहते हैं, इसको गरमाए रखना चाहते हैं। किसान अभी भी रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं, सड़कें जाम किए हुए हैं और कई जगहों पर टोल प्लाजा पे भी जमे हुए हैं। किसान संगठन भी कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और बात अब ये उठ रही है कि अब किसान दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल। तो अब चला चली की वेला है। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो पर आज पॉडकास्ट में मैंने जल थल मल किताब के लेखक सोपान जोशी से खुले में शौच मुक्त भारत बनने को लेकर चुनौतियों पर चर्चा की है।
आज नामी ग्रामी में अंजुम शर्मा एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पुण्यतिथि पर एक खास पेशकश लेकर आए हैं। तो इन दोनों ही प्रोग्राम को आप सुनिएगा और कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो ईमेल कीजिएगा radio@aajtak.com पर। अब मैं अमन गुप्ता आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।